नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। एक देश एक कानून की आवाज अब पूरे जोर शोर के साथ सुनाई दे रही है। एक तरफ बीजेपी इस तैयारी में है कि जल्द से जल्द यूसीसी लागू किया जाए, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल इसी यूसीसी के बहाने अपनी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश में है। ये तो विपक्ष का दावा है कि यूसीसी से मुस्लिमों को दिक्कत है। हालांकि ये बात और है कि मुस्लिम धर्मगुरु खुद ये भी कह रहे हैं कि अगर उनके अधिकार का ध्यान रखा जाए तो वो समर्थन में रहेंगे। तो कहीं यूसीसी के चूल्हे पर सियासी रोटियां सेकने की तैयारी तो नहीं? ऐसे और भी कई सवाल हैं जिनके जवाब जानना जरूरी है। और ऐसे में न्यूज स्टेट के अहम सवाल, 24 में कानून तय तो किसको भय? यूसीसी संविधान सम्मत तो फिर सियासत की, सबका साथ सबका विकास तो फिर क्यों अविश्वास? तुष्टीकरण के लिए क्या यूसीसी का विरोध किया जा रहा? यूसीसी की कुंजी से क्या 24 का ताला खुलेगा? इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। इस कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा उस पर सवाल नहीं है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। समान कानून बनेगा तो छोटा बड़ा कोई नहीं होगा। कोई कितने ही कानून बना ले, हम कोई ना कोई दूसरी तरकीब निकालें। हमको डाक मिलेगा, हम इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बयान और बहसबाजी से ये तो जाहिर हो गया है कि यूसीसी पर सियासी जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ विपक्ष कानून को लेकर बीजेपी को घेर रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी तय कर चुकी है कि यूसीसी किसी भी हाल में लागू करना है। इस बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान बहुत कुछ बता गया। कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा उस पर सवाल नहीं है। इस प्रदेश की दृष्टि से हम लोग सरकार में हैं और जो सरकार का कानून होगा उसे सबको मानना पड़ेगा। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये साफ कह दिया कि यूसीसी लागू करना तय है। सवाल ये नहीं कौन मानता है और कौन नहीं, बल्कि देश में लागू होने वाला कानून हर किसी को मानना होगा। हालांकि समाजवादी पार्टी की सोच तो कुछ और ही है। सांसद एसटी हसन कहते हैं कि शरीयत के आगे कानून की कोई कीमत ही नहीं। हमें जो कुरान शरीफ ने, कुरान पाक ने जो हमें हिदायत दी है, हम उसी को फॉलो करेंगे। हम अपनी औलाद में उसी तरह से बंटवारा करेंगे जो कुरान पाक में लिखा हुआ है। कोई कितने ही कानून बना ले, हम कोई ना कोई दूसरी तरकीब निकालें, या हम पहले वसीयत। सांसद एसटी हसन के बयान ने इतना तो साफ कर दिया है कि 24 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में है। मुस्लिम वोटों के लिए शरीयत के सामने कानून को न मानने की बात तो एसपी सांसद कह रहे हैं, लेकिन खुद मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाले इस पर क्या कहते हैं ये भी समझिए। शरीयत के ज़ाब्तों को, उसूलों को शामिल रखा गया, ध्यान रखा गया, तो ऐसा सामान्य नागरिक संहिता मुसलमानों को काबिल कबूल होगा। ये लोगों को बताना चाहते हैं कि जो काम मुसलमान के खिलाफ मुल्क की आज़ादी के बाद से आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया था, हमने मुसलमान को वो चोट लगा दी। 2024 के चुनाव से ठीक पहले यूसीसी का मुद्दा फिर गरमाया है। बीजेपी 24 के चुनाव से पहले कानून लागू करने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसी कानून के बहाने सियासी जमीन तलाश रहा है। सवाल यह है कि 24 के चुनाव में यूसीसी की कुंजी किसकी किस्मत का ताला खोलेगी? टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़े, सबसे पहले परिचय कराते हैं आलोक वर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, दीपक विक जी, नेता समाजवादी पार्टी, अश्विनी दुबे, वकील सुप्रीम कोर्ट, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, मुस्लिम धर्मगुरु। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। अश्विनी दुबे जी, सवाल, जब यूसीसी की चर्चा अब जोरों पर है, तो ऐसे में इसे तुष्टीकरण को लेकर क्यों जोड़ा जा रहा है? इसमें यह कहा जा रहा है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसके लिए आघात है। जरा आप इस पैनल में और हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से ये लड़ाई है और किस तरह से एक देश एक कानून की बात हो रही है। धार्मिक स्वतंत्रता पर ये आघात इसलिए नहीं हो सकता है कि हमारे देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन लागू है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 में हम अगर बात करते हैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात हो, उसमें ये कहते हैं कि स्टेट्स एंड्योर करेंगे अपने अपनी जगहों पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागने के लिए। देखिए, प्रियम्बल की अगर हम बात करते हैं तो हमारा प्रियम्बल ही शुरू ही करता है फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। और एक कॉन्स्टिट्यूशन, दो तरह के कानून है इस देश में। एक कानून
जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक टेस्ट पास करके बना है, और एक कानून जो रिलीजियस स्क्रिप्चर से निकला हुआ है। तो रिलीजियस स्क्रिप्चर से निकले हुए कानून की आज जरूरत इसलिए नहीं है कि हमारे देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन यूनिफॉर्मिटी की बात करता है। दो बातें मैं समझाता हूं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14, 15, 21 मौलिक अधिकार हैं। जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सामने कोई इस तरह के मुद्दे आते हैं तो एक तरफ तो रिलीजियस स्क्रिप्चर सामने आ जाते हैं, वहां जजमेंट देने में दिक्कत आती है। दूसरी तरफ अगर कॉन्स्टिट्यूशन डिस्टिंग्विश नहीं करता है तो कोडिफाइड लॉ के लिए अलग जजमेंट आ जाती। तो क्यों नहीं देश में एक कानून हो। दूसरा, ये पहली बार नहीं है। ब्रिटिशर्स के समय पर अगर आप देखिए तो 1835 में समान नागरिक संहिता की उत्पत्ति हुई, जब ब्रिटिश सरकार ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एकरूपता की आवश्यकता पर बल दिया गया। उस समय क्या परिस्थितियां थी, नहीं लग पाई। फिर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने आर्टिकल 44 को इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में छोड़ा, उनके सामने भी तमाम डिबेट हुई होंगी, उस समय के जो भी लोग रहे होंगे वो डोमिनेट कर रहे होंगे, उस वजह से नहीं लागू कर पाए। और आज आजादी के 75 सालों के बाद जहां पर तलाक के लिए, उत्तराधिकार के लिए, अडॉप्शन के लिए, मेंटेनेंस के लिए, सक्सेशन के लिए एक तरफ फाइनेस्ट लॉ है हिंदू महिलाओं के लिए, जैन महिलाओं के लिए, बौद्ध महिलाओं के लिए, सिख, दूसरी तरफ क्यों नहीं विमेन और विमेन के बीच में डिस्टिंग्विश करती है जैसा कानून हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखिए जाति और धर्म का किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये एक देश की यूनिटी के लिए रिक्वायर्ड। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा कि अभी तक राष्ट्र ने अपने नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास ही नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के संस्थापकों ने उम्मीद जताई थी कि एक दिन जो राज्य हैं वो समान नागरिक संहिता की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे और नियमों का एक समान सेट प्रत्येक धर्म के रीति रिवाजों जैसे विवाह, तलाक आदि के अलग व्यक्तिगत कानून लेंगे। लेकिन आज भी अगर हम देखें तो व्यक्तिगत कानून, संपत्ति संबंधी कानून, विवाह कानून, तलाक, गोद लेने कानूनों में भिन्नता है। इसलिए ये रिक्वायर्ड है देश की यूनिटी के लिए, देश की इंटीग्रिटी के लिए, देश में एक जैसे महिलाओं को अधिकार देने के लिए और तमाम लोगों की देश की अकाउंटेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए शो करने के लिए। ठीक है, शहाबुद्दीन रज़वी जी, कोई संशय है? रज़वी साहब, जिस तरीके से वकील साहब बता रहे हैं, अगर तमाम मज़ाहिब का लिहाज पास रखा जाता है, जी तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के आस्थाओं, अकीदे और अकीदत का लिहाज पास रखा जाता है, और ख़ास तौर पर हम अपनी बात करें कि शरीयत का लिहाज पास रखा जाता है, तो ऐसा कानून सबको मंजूर है, हमें भी मंजूर है। और अगर किसी का लिहाज पास नहीं रखा जाएगा, जैसा कि बताया जा रहा है इस वक्त मीडिया के जरिए, लोगों के जरिए जो पता चल रहा है, तो उसमें इस तरीके से बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन पैदा है, और वो कंफ्यूजन दूर करना हुकूमत का काम है। तो हुकूमत को चाहिए कि तमाम मज़ाहिब पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दे और जिसकी जितनी आबादी, उस आबादी के हिसाब से नुमाइंदगी रख ले। उसके बाद में एक मीटिंग हो जाए ऑल इंडिया पैमाने पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मीटिंगें हो जाए, तो मैं समझता हूँ कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और अगर ऐसा ही कंफ्यूजन रहा और गवर्नमेंट ने कोई मुसव्वदा जारी नहीं किया और कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की, कोई खाका पेश नहीं किया, तो समझ लीजिए कंफ्यूजन रहेगा और इसका विरोध होगा। क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये ऐसा कानून आने वाला है जिससे शरीयत के उसूल और ज़ाब्तों को नुकसान पहुंचेगा, मुसलमानों के जो जिंदगी के मसाइल हैं, रज़वी साहब कैसे जिंदगी है, इस पर हर्फ आएगा, तो जाहिर बात है कि हम मुखालफत करेंगे। रज़वी साहब कैसे, ये भी तो बता दीजिए। पर्सनल लॉ की जहां बात आती है, ऐसे जैसे बहुत दिक्कत होने लगती है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, सुनिए। ऐसे जैसे कि निकाह का मामला है, अगर यानी हिंदू कानून में ये है कि 7 फेरे लगाए जाएंगे, अगर ये इसको नाफिज कर दिया गया तो जितने भी मज़ाहिब के लोग मानने वाले हैं तो 7 फेरे तो नहीं लगा सकते। जब पलट करके यूं कहें कि शरीयत की रोशनी में मुसलमान जो शादी करते हैं, रीति रिवाज अलग है, रीति रिवाज अलग है, तो गवाह बैठते हैं, मैरिज एक्ट ऑलरेडी है, ये कानून लागू कर दिया जाए तो ऑलरेडी मजहब का मानने वाला कबूल नहीं करेगा। बीजेपी के प्रवक्ता का रुख करूंगा, उससे पहले दीपक जी, आपकी ही पार्टी के सांसद साहब कहते हैं कि हम तो शरिया ही मानेंगे, हमारे लिए तो शरिया ही बड़ा है। देखिए, वो क्या कह रहे हैं वो पर्सनल वो इशू है उनका, पर मैं आपको एक बताता हूं
कि मेरा मानना क्या है और पार्टी का भी शायद यही मानना है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा लाए हैं ये जुमला है और ये इलेक्शन से पहले लाए हैं। 9 साल हो गए हैं इन्हें और इलेक्शन से पहले इस तरह की चीजों को लाते हैं। देखिए मैं आपको पुराने इनके जुमले बताता हूं। सीए एनआरसी क्या ये लागू कर पाए? गौ हत्या पूरे देश में क्या लागू कर पाए? वेस्ट बंगाल, केरला, गोवा और नॉर्थ ईस्ट में आज भी गौ हत्या लीगली है। ये कर पाए? नहीं कर पाए। ये जुमले हैं इनके। पहले जो इन्होंने पहले चीजें कही थी पहले उसको तो लागू कर लें। अगर वो लागू इनकी हो जाए, उसका इम्प्लीमेंटेशन शांतिपूर्ण ढंग से हो जाए तो फिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी आप सुन लें, नॉर्थ ईस्ट में कैसे लागू करेंगे आप, छत्तीसगढ़ में, झारखंड के अंदर वहां कैसे लागू करेंगे आप, आदिवासी परंपराओं के बारे में क्या करेंगे। ये केवल मुस्लिम इशू नहीं है, ये पारसियों का भी इशू है, ईसाई का भी इशू है, सिख धर्म का भी इशू है, हिंदू धर्म का भी इशू है, आदिवासियों का भी इशू है। इस देश में इतनी विविधता है, उसको किस तरह से सबको समझा के कैसे लागू करेंगे, किस तरह से इस काम को करेंगे। या नोटबंदी की तरह होगा, पहले नोटबंदी होगी, फिर वो 2000 का नोट आएगा, फिर वो चलेगा, फिर उसको भी बंद करेंगे, फिर ये 500 का नोट भी बंद कर देंगे, फिर कोई नया 350 का नोट ले आएंगे। ये कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें करते रहेंगे चुनावों से पहले, ताकि पब्लिक उसमें उलझी रहे। बेरोजगारी, महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, इन सब चीजों पे ध्यान ना जाए आदमी का, ना शिक्षा पे जाए, ना स्वास्थ्य पे ध्यान जाए। इस तरह से ये चीजों को बहकाने की इनकी आदत है, चीजों को दूसरी दिशा में इनको मोड़ने की। जैसे अस्थि हसन का बयान उनका व्यक्तिगत हो गया, हालांकि पार्टी का स्टैंड आप रख रहे हैं, सांसद साहब बोल रहे हैं वो उनका है। आलोक वर्मा जी, ये केवल जुमला है। प्रसाद मौर्य जी कुछ समय पहले कोई बयान देते थे, कोई दूसरा नेता कुछ और बयान देता था, ये उनका मसला है, ये इनका मसला है। ये समाजवादी पार्टी के लोगों का रंग ढंग है। जो भी देश को आगे बढ़ाने वाले कानून हैं उसमें ये हमेशा इस तरह की जो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी नहीं तो दूसरी पार्टियां भी जो मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं, आपको अड़ंका डालती हैं देश के। आपका गो हत्या पे क्या कहना है आपका? अभी रुक जाइए, पहले पूरी बात ले लीजिए, पूरी बात आ जाइए, फिर आपसे सीधी बहस करेंगे। तो समाजवादी पार्टी के साथ ही या दूसरे साथी जो देश को आगे बढ़ाने वाले मसले हैं, जो देश को आगे बढ़ाने वाले कायदे हैं, उसमें जब भी सरकार आगे बढ़ती है तो टांग खींचने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथियों को भी ये पता होगा कि संविधान में साफ साफ इस तरीके की मंशा है कि पूरे देश में एक जैसा कानून लागू होना चाहिए। गोवा में इसी तरीके का कानून लागू है, पांडिचेरी में इस तरीके का कानून लागू है, वहां पर तो सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन बाकी देश में अगर ये लागू हो जाएगा तो बड़ी तूफान खड़ा हो जाएगा। तो ये करते क्या है, इस तरीके के लोग, जो इस तरीके की पार्टियां हैं जो तुष्टीकरण की नीति पर आगे बढ़ती हैं, देश को आगे बढ़ाने का मसला इनका दोयम दर्जे पर है। इनको वोट मिल जाए उसके बाद ये राजनीति को अपने आगे की तरफ बढ़ाती है। मुझे लगता है कि देश कहीं आगे पहुंच चुका है। जो इस तरीके की सोच रखते हैं उनको उत्तर प्रदेश तो बहुत पीछे ढकेल चुका है। इनको अगर देखना हो तो आईना देखें। 2014 इनकी ये सारी इस तरीके के जो इनके जुमले हैं, जो इस तरीके की बातें करते हैं, उनको उत्तर प्रदेश कहीं पीछे दरकिनार कर चुका है। चाहे 2014 का इलेक्शन देखिए, 2019 का इलेक्शन देखिए, 2022 का भी इलेक्शन देखिए, तो मुझे लगता है कि देश आगे बढ़ चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का नारा लेकर के आगे बढ़ती है। सबका विकास इस देश में होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म की महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी जाति का वर्ग का व्यक्ति हो। कानून एक होना चाहिए, बंटवारे का कानून एक होना चाहिए, विवाह का कानून एक होना चाहिए, तलाक एक कायदे से होना चाहिए, अदालतों को उसी संविधान के हिसाब से आगे निर्णय देना चाहिए। मुझे लगता है दीपक मिश्रा जी या अखिलेश यादव जी या कोई दूसरा नेता अगर आगे कहता है कि संविधान लागू हो गया, कायदा लागू हो गया, हम उसको नहीं मानेंगे। अरे साहब, आप हैं कौन नहीं मानने वाले? इस देश में रहना है तो देश में जो कानून होगा उसे आपको मानना होगा, और आपको मानना चाहिए भी। मैं क्यों कहूं आपको मानना होगा? आपको मानना चाहिए। ये लोग भड़काते हैं, भड़काने का काम यही लोग। लेकिन देश आगे बढ़ चुका है, इस देश में कानून लागू होगा और देश मानेगा। आलोक जी एक मिनट। दीपक जी, जिनको ये भड़काने की कोशिश, दीपक जी संक्षेप में अपनी बात कहिए, फिर अश्विनी जी का रुख करना है। हाँ जी, हाँ। देखिए मैं बताऊं, देखिए
देखिए, गो हत्या पे ये साइडलाइन ले गए कि केरला, वेस्ट बंगाल, गोवा, नॉर्थ ईस्ट में क्यों लागू नहीं किया इन्होंने। सीए एनआरसी पे इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। अब मैं आपको बताता हूं, ये हमें बता रहे हैं तुष्टीकरण की। गृहमंत्री ने तो गृहमंत्री ने बोल रखा है सीए एनआरसी लागू होगा ही होगा। किसने शिया सुन्नी का बंटवारा किया? हाँ, नहीं, कहां हुआ फिर? कहां हुआ? नहीं हुआ ना लागू। गो हत्या पे क्या हुआ? वेस्ट बंगाल, केरला, गोवा में तो इनके मंत्रियों ने अपने पब खोल रखे हैं जिसमें बीफ बट रहा है। और नॉर्थ ईस्ट में इनकी कई जगह सरकारें हैं, क्यों नहीं इन्होंने अब तक गो हत्या बंद करी? और मैं आपको बताऊं, देखिए, ये पसमानदा मुसलमानों की मीटिंग कर रहे हैं और अखंड भारत की बात कौन कर रहा है? बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुसलमान जब यहां आ जाएंगे 50-60 करोड़, जो देश छोड़ के गए थे, जो देश विद्रोही थे, जो देश के हमारे को लाइक ही नहीं करते, उनसे 3-4 बार युद्ध हो चुका है, उनको ये दोबारा लाके क्या करना चाहते हैं? अखंड भारत कहां से कहां चले जा रहे हैं? दीपक जी, कहां से कहां चले जा रहे हैं? क्या उन पे हमला करके कहां से कहां चले जा रहे हैं? किस तरीके से अखंड भारत बनाएंगे? अश्विनी दुबे जी, अश्विनी दुबे, क्यों नहीं? अश्विनी दुबे, तुष्टीकरण, मैं इनका मुस्लिम तुष्टीकरण बता रहा हूं। ये कर रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण। इस देश का सबसे बड़ा मुस्लिम तुष्टीकरण जो कर रहे हैं वो बीजेपी और आरएसएस करती है। अंग्रेजों ने इनको बनाया इसीलिए था। मैं आपको बताऊं आज। ठीक, मुस्लिम लीग हो गया सर, जब काउंटर नहीं आया अश्विनी तो इन्होंने वीर सावरकर के हिंदू कहां जा रहे हैं और हटके कहां जा रहे हैं? आरएसएस बनवा कहां जा रहे हैं? हम तो कह रहे हैं लोहिया वाली समाजवादी पार्टी भी नहीं रह गई, जनेश्वर मिश्र वाली समाजवादी पार्टी भी नहीं रह गई। अब छोड़ दीजिए ना, सबसे बड़े विरोधी थे वो परिवारवाद के। अब उसमें जाएंगे तो बहस लंबी हो जाएगी। जाने दीजिए। समाजवादी तो 1992 छोड़ दीजिए सर, 1992 में अश्विनी दुबे जी, अश्विनी दुबे जी, देखिए, मैं इस चर्चा में यहाँ गौ हत्या की बात करने नहीं बैठे हैं ना सर, यहाँ सीएनआरसी की बात करने नहीं बैठे ना। आपके पास फोन गया होगा, यूसीसी पर बात करेंगे, यही बातचीत हुई होगी, तब आप आए, हम बैठे। ठीक है, हो गया सर, हो गया सर, हो गया। बस कीजिए, आपसे चर्चा करने नहीं बैठे हुए ना। दीपक जी जरा शांत हो जाए। नहीं दे सकते अश्विनी दुबे जी, देखिए एकदम फेयर चर्चा यही, जैसे रजवी साहब को क्या कहा जा रहा है कि उनको तमाम, चाहे उन्होंने मीडिया का भी नाम लिया कि यूसीसी पर लेकर जो चीजें हैं वो क्लियर होनी चाहिए, यही सब चाहता है कि सब कुछ क्लियर हो, समाज में वैमनस्यता न फैले, समाज में किसी को ये ना लगे कि हक हुकूक चाहे धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर उससे भेदभाव नहीं हो रहा है। ये समझाना बहुत जरूरी है। सियासी चश्मे से क्या देखा जाता है हमें नहीं लेना देना। राहुल भाई, 3 बातें यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब नहीं है कि हिंदू कोड बिल में जो कानून संहिताबद्ध है वो सबके ऊपर लागू होंगे। उसमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हर रिलीजन की हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस किसी जनजाति की है, उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को इनकलकेट किया जाएगा। कैसे? पहला, हिंदुओं में विवाह एक संस्कार है, 7 फेरे लिए जाते हैं। मुस्लिम्स में निकाह होता है, वहां तो कोई विवाद है ही नहीं है। विवाद तो तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति में बंटवारा, पार्टीशन, बराबर अधिकार, उसको देने की बात है। 4 बिंदु है। पहला जी, राजनीतिक लाभ के कारण कई बार सरकारें इन धार्मिक मुद्दों में छेड़छाड़ से बचती हैं, इसलिए सरकारों को भी ऐसे धार्मिक मामलों को धार्मिक मुद्दों के बजाय व्यक्तिगत अधिकारों की दृष्टि से देखना शुरू कर देती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानो मामले में दिया निर्णय, उस समय राजीव गांधी की सरकार ने धार्मिक दबाव में आकर संसद के कानून के माध्यम से पलट दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति पर समान अधिकार और मंदिर के प्रवेश के समान अधिकार जैसे निर्णय हैं, जहां समाज में समता का उल्लेख किया जाता है। तो जब एक तरफ आप समता की बात करते हैं तो समता मूलक कानून की बात क्यों नहीं करते? तीसरा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता शब्द को प्रविष्ट किया गया। इससे स्पष्ट होता है राहुल भाई कि भारतीय संविधान का उद्देश्य भारत के समस्त नागरिकों के साथ धार्मिक आधार पर किसी भी भेदभाव को खत्म करना है। लेकिन वर्तमान समय तक यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू नहीं होने के कारण भारत में एक बड़ा वर्ग अब भी धार्मिक कानूनों की वजह से अपने अधिकारों से वंचित है। मूल अधिकारों में रूल ऑफ लॉ की अवधारणा विद्यमान है। एक चीज अश्विनी जी, देखिए रजवी साहब भी बैठे हैं, जब पर्सनल लॉ की बात आती है तो थोड़ी सी नाराजगी, थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है कि उसमें भी तो छेड़छाड़ होगा।
पर्सनल लॉ में छेड़छाड़, पर्सनल लॉ 1937 का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट है, जो शरीयत कानून हम जिसको कहते हैं, वहां की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को इनकलकेट करने की बात होती। इसीलिए तो लॉ कमीशन ने कहा कि आप अपनी अपनी बातें हमारे सामने कहिए, हम 30 दिन के अंदर अपनी बात कहिए। अब एक आर्टिकल 370 की बात, 371 की बात हमारे मित्र दीपक जी कह रहे थे कि वहां पर कैसे आप डील करेंगे, उसको डील कर उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो प्रैक्टिसेस अगर इन कंफर्मिटी विद लॉ है तो उसको तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन सवाल यहाँ एक जी आप बात पूरी कीजिए अश्विनी जी। तो सवाल यहां तो बात यह रही कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो बेसिक ऑब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बेसिक ऑब्जेक्ट कैसे पूरा। इसीलिए ट्रिपल तलाक के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इन मुद्दों को कहा कि बाकी मुद्दों को रिलीजियस स्कॉलर्स से बात करके, तमाम धर्मों के गुरुओं से बात करके, लॉ कमीशन की वेरियस रिपोर्ट्स के आधार पर हम करेंगे। तमाम हर हिंदू धर्म में भी कुरीतियां हैं वो भी खत्म होंगी। रज़वी साहब क्लियर है ना? क्लियर है? वकील साहब क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। वकील साहब तो धाराएं बता रहे हैं, आर्टिकल बता रहे हैं, वो जिस तरीके से संविधान के आर्टिकल बता रहे हैं। अश्विनी जी तो कह रहे हैं, अश्विनी जी तो कह रहे हैं जो बेस्ट है, जो बेस्ट पार्ट है वही लिया जाएगा। संविधान मौजूद है, हम पढ़ते रहते हैं। मगर मैं जो पूछ रहा हूँ मैं तो पूछ रहा हूँ यक्सा सिविल कोड का खाका क्या है? वकील साहब ये बताइए, यक्सा सिविल कोड का उसमें मुसलमानों का कानून, जो शरीयत का कानून, उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी हैसियत क्या होगी, उसके उसूल क्या होंगे, उसके ज़ाब्ते क्या होंगे, ये तो जरा सा मुझे बता दें। लॉ कमीशन ने नहीं बताया, पुष्कर सिंह धामी भी नहीं बता रहे हैं, आप भी नहीं बता रहे हैं, कोई नहीं बता रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बताने के लिए तैयार नहीं है। तो हम कैसे समझें और क्या समझें? हमारे सामने जो लोग मौजूद हैं, इन लोगों को मालूम है किस तरीके से मुसव्वदा तैयार हुआ है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने जो यही अविश्वास है अश्विनी जी की है, वही कहा जा रहा है ना, सबका साथ सबका विकास, के बारे में, यही अविश्वास है। के बारे में क्या क्या है, निकाह, तलाक, विरासत में क्या है, ये जरा सा मुझे बताएं। राहुल भाई एक मिनट सुन लीजिए। हाँ अश्विनी राहुल भाई, लैंगिक, इनको मैं बताता हूं, हमारे स्कॉलर जो मित्र बैठे हैं, लैंगिक समानता होगी। लैंगिक समानता प्राइम मोटिव है इस लॉ का, ताकि जो लैंगिक भेदभाव हो वो खत्म हो। दूसरा, धर्मनिरपेक्षता की आधारशिला मजबूत होगी संविधान की प्रस्तावना के मुताबिक। तीसरा, समाज सुधार की बात होगी। जब यूसीसी पूरे देश में बन जाएगा तो भारत की इस सदी में एक सामाजिक सुधार होगा। जैसे उदाहरण के लिए भारतीय संदर्भ में आपको मिली है तो बताइए, खाका पेश करिए। मैं अपना नजरिया बताने के लिए तैयार हूँ, देश भर के उलमा अपनी राय देने के लिए तैयार हैं। आप फालतू की बात कर रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं, सीधे सीधे बात करिए ना, सीधे सीधे बात करिए कि कानून जो यक्सा सिविल कोड का कानून होगा इस तरीके से होगा। और ये देखिए, ये मुसव्वदा है, ये उसकी कॉपी है, रज़वी साहब आप भेजिए, हम भी पढ़ेंगे। रज़वी साहब, ये सब रज़वी साहब नहीं है। मौलाना साहब की बात कर रहे हैं, शहाबुद्दीन जी, फॉरवर्ड बात करिए। शहाबुद्दीन जी, पाकिस्तान को जानते हैं? जी, पाकिस्तान जानते हैं? भारत से बेहतर है कि भारत से खराब है पाकिस्तान? जानते हैं। भारत से बेहतर है कि भारत से खराब है? पाकिस्तान तो निहायत बदतरीन मुल्क है। वहाँ यूसीसी है। पाकिस्तान बेहतरीन बदतरीन मुल्क है। यूसीसी है, दुनिया के 44 देशों में है, 44 यूसीसी है वहाँ से। तुर्की में है, तुर्की में है। मुझे नहीं मालूम क्या है वहाँ पे। मालूम कहां से होगा सर, क्योंकि ये तो प्रयोगशाला है भारत। आलोक वर्मा जी, आलोक वर्मा जी, ठीक बात है। मेरे सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा है, ना आप दे रहे हैं, ना वकील साहब दे रहे हैं। मैं जो पूछ रहा हूँ उसको तो आप बताइए, मुझे तो मुतमईन करिए, मुझे तो सुनिए, मैं इनको जवाब देता हूँ। राहुल भाई, मैं इनको जवाब देता हूँ। संतुष्ट करते हैं। एक मिनट, वक्त कम है। अश्विनी जी जवाब दे दीजिए, इसके बाद देखिए बीजेपी प्रवक्ता का रुख करते हैं। कि जब यूसीसी पूरे देश में बन जाएगा तो भारत की इस सदी में एक सामाजिक सुधार होगा। भारतीय संदर्भ में मुस्लिम महिलाओं को विवाह, तलाक आदि के संबंध में व्यक्तिगत कानूनों से वंचित किया जाता है। इसके विपरीत विभिन्न मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, मोरक्को आदि महिलाएं संबंधित संहिताबद्ध कानूनों का आनंद लेती हैं। यूसीसी लागू होने के बाद भारतीय महिलाओं को भी एक संहिताबद्ध व्यक्तिगत कानून का आनंद मिलेगा। रज़वी साहब, देश भर में अब एक एक को पकड़ के तो बताया नहीं जाएगा,
पूरे देश की आबादी एक एक को पकड़ के तो बताया नहीं जाएगा। आप नहीं समझना चाह रहे तो मत समझिए। आलोक वर्मा जी बोलिए। नहीं, जब कायदा आएगा तो सबके सामने आएगा और भाई साहब भी नहीं तो आप लिखने वाले मौजूद है क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको जिम्मेदारी दी है लिखने की? चाहते हैं जो आप बता रहे हैं कि हाँ ऐसा ऐसा तैयार हो गया है, देश का कानून बना दिया जाए, मुझे लगता है तो ऐसा होगा नहीं। जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत, और यही उसकी मंशा है और यही भारत रहना चाहता है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी, जो बेस्ट कायदे होंगे वो लागू किए जाएंगे। दीपक जी, सभी को दीपक जी, इसी विविधता को एक जगह समाहित करने की ये कोशिश है, एक देश एक कानून। ठीक है, मैं वही तो कह रहा हूं। मैंने आपसे, देखिए आप सोचते हो कि मैं गोहत्या पे बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं गोहत्या की विविधता इन्होंने खत्म कर दी। केरला, वेस्ट बंगाल, गोवा, नॉर्थ ईस्ट में यही स्थिति यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी आएगी। जब नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, जब आदिवासी क्षेत्र छत्तीसगढ़ में और झारखंड में जाएंगे, तब कैसे करेंगे? पहाड़ी क्षेत्रों में, लेह लद्दाख में जाएंगे, उत्तराखंड हिमाचल में जाएंगे, ऊपर क्षेत्र में लाहौल स्पीति वगैरह में, तो कैसे करेंगे? मैं ये जानना चाह रहा हूं। इसके बारे में बताएं। आपके यहां तो टेक्निकल एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, और वो गोहत्या को भी बताएं पहले। अब फिर आगे आप अटक गए, वहीं आके अटक गए, वहीं आकर अटक गए सर आप तो। अश्विनी जी क्यों अटक गए? अश्विनी जी देखिए, अलग अलग स्टेट में, एक मिनट रुक जाइए, मैं उसमें बैठा नहीं हूं ना, उसमें बैठ लेंगे ना कभी आराम से। दीपक जी बातचीत कर लेंगे। अश्विनी जी देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, नेता है, उनका यही सवाल है। हर राज्य में, एक मिनट बात तो सुनिए, बात तो सुनेंगे। मैं पूछूं तो सवाल तो पूछने दीजिए। सवाल नहीं पूछने देंगे आप, बस अपनी बात अलाप के बैठे हुए हैं। अश्विनी जी संक्षेप में बता दीजिए जो सवाल है दीपक जी के। दीपक जी के देखिए, जो कोई व्यक्ति सुनना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, हेल्दी डिस्कशन नहीं करना चाहता, तो मैं यहां पर कोई पार्टी नहीं हूं, मैं बीजेपी का स्पोक्सपर्सन नहीं, उसको आलोक भाई बताएंगे। परंतु हमारे जो मौलाना स्कॉलर बैठे हुए हैं वो भी इस बात को सुनने के लिए नहीं तैयार हैं कि क्या समाज सुधार होगा, क्यों बांग्लादेश, पाकिस्तान, तुर्की, मोरक्को, इन देशों में संहिताबद्ध कानून है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो बात आती है तो भारत की, तो आप कह दोगे भारत की डेमोक्रेसी अलग है, छत्तीसगढ़, झारखंड और कहने लगोगे के बारे में जब उसकी बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, देखिए वक्त नहीं है। आप अश्विनी जी माफी के साथ रोकना चाहते हैं। आपने क्वेश्चन नहीं सुना मेरा। माफी के साथ रोकना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का। जाहिर तौर पर जिस तरीके से एक देश एक कानून यानी कि यूसीसी, हालांकि इसे लेकर हल्ला बोला जा रहा है, दूसरी तरफ तमाम सवाल है जिसका जवाब ढूंढा जा रहा है। एक पक्ष ऐसा कि उसे लग रहा है कि हमारे जो धर्म है वो कहीं ना कहीं से हस्तक्षेप होगा, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा रहा है। एक हेल्दी डिस्कशन होना जरूरी है, ये बताना जरूरी है कि एक देश एक कानून आखिर क्यों। जब बीजेपी कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, तो फिर ये अविश्वास क्यों, इसका भी आकलन सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना है।